ये है क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये 6 लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में। अभी तक जो हम पढ़े वो कैसी एनर्जी थी, कन्वेंशनल एनर्जी थी, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब कैसी है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। और आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और ये सब चीज़ें क्या है, और न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी जो है, ये सारी क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हैं। ये एनर्जी ऐसी होती हैं जिन्हें जितना चाहे हम जितना यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, इनका जो सोर्स है वो ख़त्म नहीं होता है। जैसे विंड है तो विंड चल रही है, विंड ब्लो कर रही है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जो टरबाइंस बहुत बड़ी से जो टरबाइंस लगाए जाते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे तो विंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये कौन सी एनर्जी है, ये नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है। कन्वेंशनल में क्या था, पेट्रोलियम है, कोल है, अगर हम इसे यूज़ कर लेते हैं तो ये वापस से हमें पेट्रोल के फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और ये पेट्रोलियम, कोल, इन सब को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज की शुरुआत कब से हुई ये देखते हैं। इन 1973 योम किपर वॉर बिटवीन इजराइल एंड अरब। योम किपर वॉर हुआ कब, 1973 में हुआ। किसके बीच में हुआ, इजराइल और अरब के बीच में। इजराइल और अरब के बीच में वॉर हुआ, योम किपर वॉर 1973 में। ये वॉर जब हुआ तो अरब क्या कर दिए, अरब से मतलब अरब में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल वहाँ पर बहुत होता है। तो जब अरब और इजराइल की जब लड़ाई हुई तब अरब क्या कर दिए, जो पेट्रोलियम वहाँ से सप्लाई हो रहा था इजराइल तक उसको रोक दिए। ठीक है, क्योंकि वॉर हुई थी उसके बीच। वॉर से पहले सारा पेट्रोलियम वहाँ से जाता था क्योंकि अरब में पेट्रोल बहुत होता है, तो वहाँ से इजराइल जाता था और भी जो वहाँ के कंट्री हैं वहाँ पर जाता था। लेकिन जब वॉर के बाद 1973 में वॉर के बाद अरब क्या कर दिए, इजराइल को पेट्रोलियम की सप्लाई बंद कर दिए, जिससे क्या हुआ कि इन्हें प्रॉब्लम होने लगी, मतलब इजराइल में प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि पेट्रोल से एनर्जी भी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, पावर एनर्जी जनरेट करते थे, उससे बहुत सी चीज़ें यूज़ होती थी एज एनर्जी सोर्स। तो और अगर देते भी थे वॉर के बाद जो पेट्रोलियम और दूसरी कंट्री में देते थे उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे। ठीक है, मीन्स प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे। इस वजह से क्या हुआ कि अब क्या करना है, हमें खुद से नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना, उसे जनरेट करना है। 1992 में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज स्टार्ट हो गया। मीन्स नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टार्ट हो गई कब, 1992 में। NRSE ये क्या है, ये इंडिया की कुछ एजेंसीज हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, तो NRSE का फुल फॉर्म है न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरी है IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। समझ आया? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, नॉन कन्वेंशनल पावर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस पर इफेक्ट नहीं करता, और मतलब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती हैं, इन्वायरमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। और क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, मतलब इस जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मीन्स ये इसको हम चाहे जितना यूज़ कर ले ये ख़त्म नहीं होगी।
और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी अगर खुले में छोड़ दें या ये बाहर निकल गई तो इससे एक्सप्लोजन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है तो तुरंत आग लग जाती है इसमें, या नेचुरल गैस है उसमें आग लग जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये जो नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हैं इसमें ऐसा नहीं है, ये एक एडवांटेजेस है। समझ आया, ये क्या है, इसके एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं, जैसे विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी हम वहीं से ले सकते हैं जहाँ पर विंड ज़्यादा स्पीड में ब्लो करेंगी, ठीक है। ऐसे नॉर्मल प्लेन एरियाज में विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं। और जैसे सन एनर्जी है, मीन्स सोलर एनर्जी, तो जो हम सन से एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर हो सकती है जहाँ पर सनरेज ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। और कोल्ड एरियाज में, मतलब जहाँ पर सनरेज पूरे टाइम नहीं आती है, वहाँ पर जनरेट नहीं हो सकती है सन एनर्जी। यहाँ तक समझ में आया? इसे नोट करिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं हम सोलर एनर्जी के बारे में। ये एक नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स है। पहला है, इंडिया इन ट्रॉपिकल रीजन रिसीव्स 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर। इंडिया कौन सा, इंडिया किस रीजन में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में मीन्स जहाँ पर सनरेज जो है वो मतलब काफ़ी रहती हैं, पूरे साल में एटलीस्ट 300 डेज सनरेज आती हैं, ठीक है। अब पूरी जितनी सन एनर्जी आ रही है, सन की रेस से जो एनर्जी आ रही है इंडिया पर, वो कितने हैं पूरे साल में? 5000 ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी आ रही है पूरे साल में, ठीक है। लेकिन उस एनर्जी को ले नहीं पा रहे हैं, जो इंडिया में जितने लोग हैं उस एनर्जी को ले नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी से पावर को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हर जगह इंडिया में, सभी प्लेस में, हर जगह पर इस एनर्जी को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सोलर एनर्जी दो तरह हैं। पहला थर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी को दो टाइप्स में यूज़ करते हैं। पहला है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? पैराबोलिक मिरर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये जैसे ये क्या है? ये पैराबोलिक मिरर्स है और यहाँ पर टरबाइन बनाई गई है। यहाँ पर क्या बना दिया गया? टरबाइन बना दिया गया। जब सन से रेज इस पैराबोलिक मिरर पर पड़ेगी तो क्या होगा? इससे गैस निकलेगी, ठीक है, मीन्स स्टीम निकलेगा। बहुत तेज़ी से स्टीम निकलता है, मीन्स भाप बहुत तेज़ी से निकलता है और ये स्टीम जा कर के टरबाइन से टकराएगा, ठीक है, मीन्स बहुत तेज़ी से स्टीम निकल रही है और ये जा कर के टरबाइन से टकराएगा और टरबाइन मूव करेगी, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या है? जिसमें पैराबोलिक मिरर्स को यूज़ करते हैं और उस पैराबोलिक मिरर से जब स्टीम निकलता है, गैस निकलती है और वो स्टीम टरबाइन को मूव कराती है और उस टरबाइन से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ आया? फिर ये थर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात में यूज़ करते हैं। राजस्थान में और गुजरात में थर्मल एनर्जी यूज़ होती है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैराबोलिक डिश अरे एंड हाइब्रिड पावर स्टेशन एट मथानिया नियर जोधपुर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पैराबोलिक डिश अरे है और हाइब्रिड पावर स्टेशन है, ये कहाँ पर है? मथानिया में है, जोधपुर में। पैराबोलिक डिश अरे क्या है? यही है जो पैराबोलिक मिरर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक। सबसे बड़ा है मीन्स काफ़ी बड़े बड़े मिरर्स हैं, काफ़ी ढेर सारे मिरर्स हैं, जिससे वो सनरेज आ रही है, वो सनरेज से स्टीम बन रहा है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक। ये क्या है? थर्मल एनर्जी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैराबोलिक डिश अरे और हाइब्रिड पावर स्टेशन है कौन सा? मीन्स कहाँ पर है? मथानिया में, जोधपुर के पास, ठीक।
नेक्स्ट है, ये तो पहला थर्मल एनर्जी, दूसरा है फोटोवोल्टिक एनर्जी। फोटोवोल्टिक सेल से, पीवीसी सेल से सन की एनर्जी ले रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, थर्मल एनर्जी से बहुत से काम होते हैं, जैसे इरिगेशन मेथड, मतलब इरिगेशन करते हैं, हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और रेफ्रिजरेटर है, एसी है, और पंप्स हैं जो वाटर पंप होते हैं, वो सारे इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को चला सकते हैं थर्मल एनर्जी की हेल्प से। और फोटोवोल्टिक सेल्स, पीवीसी सेल्स क्या हैं? ये सोलर पैनल में लगाई जाती हैं, जो सन रेज को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, सोलर पैनल भी कैसा होता है? ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, और जब यहाँ पर सन रेज पड़ती है, जब इस सोलर पैनल में, इसमें क्या लगी होती है? पीवीसी सेल्स लगी होती हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स लगी होती हैं, जो क्या करती हैं? सन रेज को लेती हैं, जो सन रेज आ रही हैं उसको ले करके किस में कन्वर्ट कर देती हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये फोटोवोल्टिक सेल की हेल्प से सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे हैं। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सोलर पैनल की हेल्प से सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। ठीक, इससे भी बहुत से वर्क होते हैं, जैसे हाउस होल्ड में है, या जो भी लाइट्स वगैरह हैं ये सब जल जाती हैं, वाटर पंप है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब वर्क करते हैं इस सेल से भी। ठीक है, जो सोलर पैनल से सोलर एनर्जी आ रही है उससे ये सारे वर्क करते हैं। PEDA, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये पंजाब की मीन्स गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये नेशंस फर्स्ट सोलर सिटी एट आनंदपुर साहिब। ये पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एक सोलर सिटी बनाई है, मतलब पूरे नेशन की, इंडिया की फर्स्ट सिटी है कौन सी? सोलर सिटी आनंदपुर साहिब। इसमें मतलब जितने भी घर हैं उन सब में कौन सी एनर्जी जा रही है? सोलर एनर्जी जा रही है। ठीक, जो सोलर मीन्स सन से जो एनर्जी आ रही है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। ये पहली सिटी है जो सोलर सिटी है, मीन्स सोलर एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, तिरुमाला ये एक मंदिर है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर सोलर एनर्जी से मीन्स सोलर एनर्जी को लेकर के उससे 15,000 लोगों का खाना बनता है। ठीक, किस एनर्जी से? सन एनर्जी से, सोलर एनर्जी से। जो सोलर कुकर होते हैं उसमें ही सारा खाना बनता है। कहाँ पर? तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसमें 15,000 लोगों का एक दिन में खाना बनता है। समझ आया सोलर कुकर कैसे वर्क करता है? सोलर कुकर में भी एक मिरर लगा होता है जिससे सनरेज उसमें टकराती है, और वो सनरेज एनर्जी में कन्वर्ट होकर के किस में जाती है? जो वहाँ पर फूड रखा है, जो भी उस कुकर में फूड बनाया जा रहा है उसमें, और वो फूड क्या होता है? मीन्स पकता है। ठीक, ये हम किसके बारे में पढ़े? सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस देखें तो इसके एडवांटेजेस हैं कि ये पॉल्यूशन नहीं होता, इससे सोलर एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं होता है। इसे हम जितना यूज़ करना चाहें हम उतना यूज़ कर सकते हैं, और सोलर एनर्जी को यूज़ करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। ठीक, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी लो है। तो ये क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं, और इससे हम कई जो अप्लाइंसेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी से। ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस सिर्फ ये है कि मॉनसून के टाइम पे मीन्स मॉनसून जब रहता है
तो बहुत क्लाउडी सीजन होता है, मीन्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, तो उससे क्या होता है, सनरेज नहीं आ पाती हैं। वो एक डिसएडवांटेजेस है कि जब सनरेज नहीं आ पाएंगी तब सोलर एनर्जी हम सोलर एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ही डिसएडवांटेजेस है सोलर एनर्जी का। ये समझ आया, इसे नोट करिए। हम दूसरी एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है विंड एनर्जी। ये एनर्जी इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट है विंड एनर्जी के जनरेशन में। ठीक है, जर्मनी फर्स्ट, मीन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ होती है, विंड एनर्जी जनरेट कहाँ पर होती है, जर्मनी में। फिर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में सेकंड में है, थर्ड में स्पेन है और फोर्थ नंबर पे है इंडिया। ठीक है, ये फोर्थ लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है किसमें, विंड पावर जनरेटिंग में। ठीक, ये कहाँ पर विंड एनर्जी, ये विंड एनर्जी है क्या, विंड एनर्जी जो विंड की हेल्प से, जो विंड से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, मीन्स बड़े बहुत ढेर सारी लैंड इसमें यूज़ होती है, बिग लैंड यूज़ होती है। इसमें ये फैन की तरह क्या होता है, इसमें टरबाइंस होती हैं। ठीक है, फैन की तरह क्या यूज़ होती है, इसमें टरबाइंस यूज़ होती हैं, जो जब विंड ब्लो करती है तब ये टरबाइंस मूव करती हैं और काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक, ये क्या है, ये विंड एनर्जी है। समझ में आया। ये कहाँ पर ज़्यादातर विंड एनर्जी कहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ में मॉनसून के टाइम पर बहुत तेज से विंड की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा विंड ब्लो करती हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा जनरेट होती है कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि ओशियन के साइड में होता है और ओशियन से कंटिन्यूअसली जो विंड है वो इधर लैंड में आती रहती है। इस वजह से विंड से एनर्जी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना वो आसान होता है कोस्टल एरियाज़ में। तमिलनाडु है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पर क्या विंड एनर्जी जनरेट की जाती है। तमिलनाडु में कितनी, 770 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। गुजरात में 167 मेगावाट, आंध्र प्रदेश में 88 मेगावाट और महाराष्ट्र में 400 मेगावाट। महाराष्ट्र इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड फार्म। महाराष्ट्र में जो विंड फार्म बनाया गया है, मीन्स विंड फार्म जहाँ पर बहुत ढेर सारे विंड मिल्स हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी विंड फार्म है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। मतलब बहुत लार्ज एरिया में विंड मिल्स को लगाया गया है, बहुत ढेर सारे विंड मिल्स लगाए गए हैं बहुत लार्ज एरिया में। ठीक है, और कितनी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, 400 मेगावाट। विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर विंड है और या उससे ज़्यादा है तब ही विंड मिल्स क्या होंगी, मूव करेंगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और अगर उससे कम है, विंड की स्पीड अगर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो विंड मिल्स की जो टरबाइंस हैं, जो विंड मिल्स है उसके जो लीव्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये मूव नहीं कर पाएंगी। ठीक, विंड एनर्जी से क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे पंपिंग वाटर है, वाटर को पंप करना, ग्राइंडिंग सीरियल्स मीन्स जैसे पल्सेस हैं या जो भी क्रॉप्स हैं उसमें से हस्क को हटाना, मीन्स जो उसका प्लांट है, ठीक है, जैसे राइस है या जो पल्सेस हैं, दाल है, तो उसके छिलके को बाहर करना और वो जो दाल है उसको अलग करना। तो जो ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं उसको विंड एनर्जी से चलाया जा सकता है।
बैटरी चार्जिंग, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लाइट्स जलाया जा सकता है, फैंस चलाए जाते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी की हेल्प से। समझ में आया? ये विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो ये पॉल्यूशन नहीं होता है, इको फ्रेंडली है। दूसरा है कि इससे जो फार्मर्स हैं वो इस इलेक्ट्रिसिटी मतलब फार्मर्स अपने लैंड में विंड एनर्जी जनरेट करके रेंट पर भी, जैसे वाटर उससे पंप कर रहे हैं या किसी और को चाहिए वाटर पंप करने के लिए, तो उसको रेंट पर वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। उससे किनका फ़ायदा होता है? फार्मर्स का फ़ायदा होता है। दूसरे इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूल से बन रही है, जो दूसरे इलेक्ट्रिसिटी जिससे पावर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके कंपैरिजन में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है वो उसका रेट कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब विंड ब्लो करेगी तभी विंड एनर्जी जनरेट होगी, और जब विंड की स्पीड कम है या विंड ब्लो नहीं कर रही है तब विंड एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उन कंट्रीज़ में, उन एरियाज़ में नहीं होगा जहाँ पर हिली एरियाज़ नहीं है या कोस्टल एरियाज़ नहीं है। जो एरिया कोस्टल एरियाज़ नहीं है या हिली एरियाज़ नहीं है तो वहाँ पर विंड से एनर्जी नहीं बना सकते हैं, उसको विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है। विंड मिल्स जब मूव करते हैं तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और जैसे जब विंड मिल्स मूव करती है तो उससे बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो उसमें उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सब क्या है? ये डिसएडवांटेजेस हैं। ये हम किसके बारे में पढ़े? विंड एनर्जी के बारे में पढ़े। इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो टाइड से जनरेट हो रही है, टाइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है एनर्जी, उसी को टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइड क्या है? टाइड्स जो ओशन में आती हैं, जो ओशन में टाइड्स आती हैं, एक लो टाइड और एक हाई टाइड, ठीक है। तो वो जब लो टाइड हो रहा है फिर हाई टाइड आ रही है, और ये क्यों हो रहा है? ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं टाइड के बारे में। मून के जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड्स आती हैं, ठीक। जैसे कब आती हैं? जैसे ये अर्थ है, ठीक, ये क्या है? ये अर्थ है, ये मून है। जब मून इस पार्ट में आ रहा है, जब मून इस जगह पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो ओशियन है या जो सी है, यहाँ पर क्या आएगी? ये अट्रैक्ट करेगा, मून अपनी तरफ सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। कि वाटर जब अट्रैक्ट होगा तो क्या आएगी? हाई टाइड आएगी। और यही, और इधर क्या होगी? इधर लो टाइड और इधर हाई टाइड, ठीक है। जब मून इधर आ गया तो इधर लो टाइड हो जाएगी और इधर हाई टाइड हो जाएगी। तो जब ये ओशियन है, लो टाइड मतलब हाई टाइड मतलब कि ओशियन जो है वो उसका लेवल ये बढ़ गया। ये मान लीजिए ये क्या है? एक रॉक है। ये क्या है? ये एक रॉक है। नॉर्मल अगर हम देखें, ये नॉर्मल ऐसे है, जब हाई टाइड आ रही है तो नॉर्मल लेवल से बढ़कर कितना हो गया? ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, तो ये क्या हो गया? हाई टाइड हो गया। जब ये नॉर्मल है, और जब ये नीचे हो जाए इसका लेवल, जब इसका लेवल नीचे हो जाए तो ये क्या हो गया? ये लो टाइड हो गया, ठीक है। अब ये हाई टाइड लो टाइड दिन में 2 बार आती हैं, हाई टाइड लो टाइड। तो जब ये ऐसे हाई टाइड और लो टाइड आ रही हैं, वहाँ पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं। तो उस टाइड्स की वजह से, हाई टाइड और लो टाइड की वजह से टरबाइन मूव करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही क्या है? ये है टाइडल एनर्जी। समझ में आया? हाइट बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज 6 to 15 मीटर। जो हाई टाइड और लो टाइड है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 6 to 15 मीटर होता है, ठीक है। मैं 6 to 15 मीटर डिफरेंस होता है हाई टाइड और लो टाइड का। समझ आया? नेक्स्ट है
गुल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल। दो जगहों पर टाइडल एनर्जी जनरेट होती है, मीन्स जनरेट की जाती है टाइडल से। कहाँ कहाँ पर? गुल्फ ऑफ कच्छ ये कहाँ पर है? गुजरात में है, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। तो ये दो प्लेसेस हैं जहाँ पर टाइड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है टाइडल एनर्जी की। एडवांटेजेस क्या है? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं, क्योंकि एक बार मून आया तो हाई टाइड, मून चला गया मीन्स मून इस साइड हो गया तो इधर लो टाइड। ठीक है, मीन्स 2 बार आता है, एक बार हाई टाइड और लो टाइड। हाई एनर्जी डेंसिटी मीन्स टाइडल एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। टाइड से जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है दूसरे एनर्जी के कंपैरिजन में। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो टाइडल एनर्जी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है। नॉन पॉल्यूटिंग है, टाइडल एनर्जी को जनरेट करने में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। 1 मीटर पर सेकेंड, अगर बहुत कम स्पीड है, जो ओशियन में जो वेव्स आ रही हैं उसकी अगर बहुत कम भी स्पीड है, स्पीड कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड की भी अगर स्पीड है तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से जनरेट हो सकती है। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ स्पीड हो ओशियन के जो वाटर है उसके वेव की, उसके टाइड्स की, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ऐसा नहीं है। कम स्पीड में भी, यहाँ तक कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड भी है तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेंसिव है। कौन सी एनर्जी? टाइडल एनर्जी। ठीक है, सिर्फ 2 जगहों पर ये टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं, गुल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। समझ आया? आज हम कौन सी एनर्जी पढ़ें? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। ठीक है, ये 3 एनर्जी आज हम पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 और एनर्जी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।